नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्लैनेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन यानी कि मेथड्स ऑफ इरिगेशन की सिंचाई के क्या प्रकार हैं, कितनी प्रकार से हम सिंचाई करते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर यानी कि जल के बहाव के आधार पर मुख्यतः सिंचाई को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास यहाँ पर है पृष्ठीय सिंचाई यानी कि सरफेस मेथड, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है अधोपृष्ठीय यानी कि सब सरफेस मेथड। तो सरफेस मेथड यानी कि पृष्ठीय सिंचाई किसे कहते हैं, इस पर बात करते हैं। पृष्ठीय सिंचाई का मतलब होता है जब जल को भूमि की ऊपरी सतह पर देते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर जब जल को दिया जाता है तो वह हमारी पृष्ठीय सिंचाई यानी कि सतही सिंचाई के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस सिंचाई में जल की आवश्यकता अधिक होती है और इसमें अधिकांश जल की हानि होती है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो सिंचाई की पद्धति है वह हमारी पृष्ठीय सिंचाई ही है, यानी कि सतही सिंचाई है। सतही सिंचाई में हम बात करें, हमें किस बात करनी है। सतही सिंचाई में हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो है बाढ़ग्रस्त सिंचाई यानी कि फ्लडिंग मेथड। दूसरा हमारे पास इसमें आता है क्यारी विधि यानी कि चेक बेसिन। तीसरा हमारे पास आता है थाला विधि यानी कि बेसिन, और चौथा हमारे पास यहाँ पर आता है अंगूठी विधि यानी कि रिंग मेथड विधि। इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इधर पहले हम लोग देखते हैं अधोपृष्ठीय सिंचाई। अधोपृष्ठीय सिंचाई का मतलब होता है, अधो का मतलब होता है नीचे और पृष्ठ का मतलब होता है सतह। जब जल को भूमि की सतहों के नीचे दिया जाता है तो वह हमारा हो जाता है अधोपृष्ठीय सिंचाई। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी कि जो अधोपृष्ठीय सिंचाई होती है इसमें जल की कम मात्रा ही प्रयोग में होती है, या कहें कि ऐसा स्थान जहां जल की कमी होती है तो उस जगह पर हम अधोपृष्ठीय सिंचाई का प्रयोग करते हैं। जैसा कि सतही सिंचाई के समरूप इसके भी हमारे पास दो भाग होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। बोले तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से अधोपृष्ठीय सिंचाई का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक रूप से तात्पर्य ये है कि जैसा आपने देखा होगा कि हमारी जो नहरें होती हैं, नदी होती हैं, नदी के नीचे सीपेज यानी कि पार्श्वगमन करता हुआ जल कईयों किलोमीटर दूर तक हमको उपलब्ध हो जाता है, तो वह हमारा आ जाता है प्राकृतिक रूप से। जबकि कृत्रिम रूप से बात करें तो कृत्रिम रूप से हमारे पास दो प्रकार हैं, यानी कि बौछारी विधि, और दूसरा हमारे पास है टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। इन सब पर भी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बाढ़ग्रस्त सिंचाई के। बाढ़ग्रस्त सिंचाई से तात्पर्य है कि इसमें हम जल को आप्लावन रूप से देते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि बाढ़ग्रस्त सिंचाई का जो उपनाम है इसको आप्लावन विधि भी कहते हैं। इसको आप्लावन विधि भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट आता है कि इसका प्रयोग सदैव तलहटी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका प्रयोग तलहटी में किया जाता है। अब बात करें तो बाढ़ग्रस्त सिंचाई है। इसमें सिंचाई में श्रमिकों की आवश्यकता ना के बराबर होती है, क्योंकि हमें सीधे जल को स्रोत से अपने खेत में लाना होता है और बस इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी काम नहीं करना होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। नंबर तीसरा बात करें कि जब श्रमिकों की आवश्यकता कम होगी तो इसमें आर्थिक व्यय भी बहुत ही कम होता है। आर्थिक व्यय भी कम होता है। इसमें जल की अधिक मात्रा प्रयोग में होती है। अधिक जल का प्रयोग, और इसकी जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है। जल उपयोग क्षमता सबसे कम। जल उपयोग क्षमता सबसे कम, इसका तात्पर्य है
कि इसमें हम अत्यधिक जल की मात्रा को खेत में देते हैं, लेकिन उसका जल का प्रयोग कम ही होता है, अधिकांशतः जल नष्ट हो जाता है। अधिकांश जल तकरीबन 70 to 80% वाटर हमारा नष्ट ही हो जाता है, नष्ट होता है, अधिकांशतः जल हमारा नष्ट होता है। तो आपने देखा कि जो बाढ़ग्रस्त सिंचाई है उसमें हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। सबसे नंबर 1 पर पॉइंट आता है कि यह आकलन विधि भी इसको कहा जाता है, यानी कि खेत में जल को आप्लवक रूप से देते हैं, इसीलिए इसको हम आकलन विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग तलहटी क्षेत्र में क्या आता है, कहने का तात्पर्य है इसको हम सामान्य मतलब समतल भूमि पर इसको करते हैं। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कोई अत्यधिक कार्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। आर्थिक व्यय भी कम होता है, जब हम कम श्रमिक लगाएंगे तो जल की तो आर्थिक व्यय भी हमारा कम ही होगा। अधिक जल का प्रयोग होता है, स्रोत से आवश्यकता से अधिक जल हम खेत तक लाते हैं। जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है, यानी कि पौधे जल को कम उपयोग कर पाते हैं, अधिकांशतः जल तो हमारा नष्ट ही हो जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बाढ़ग्रस्त सिंचाई। अब बात करते हैं हमारे अगली विधि के ऊपर जो कि है क्यारी विधि। देखिए क्यारी विधि का शब्द से ही हमारा अर्थ निकल के आता है कि इसमें हम खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हैं। तो पॉइंट लिखना शुरू करेंगे कि खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हैं। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली उन जगह पर किया जाता है जहां पर हमारी भूमि असमतल होती है। असमतल भूमि में प्रयोग, असमतल भूमि में इसका हम प्रयोग करते हैं। असमतल भूमि में किसका प्रयोग किया जाता है, क्यारी विधि का, यानी कि चेक बेसिन मेथड का। अगला अगर हम बात करें तो यह जो विधि होती है इसमें चूंकि हम अधिक क्यारियां बनाते हैं, इसके लिए हमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता। और चौथा पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, जब हम श्रमिक अधिक लगाएंगे तो हमारा आर्थिक व्यय भी अधिक होगा। आर्थिक व्यय अधिक होता है, हमारा आर्थिक व्यय भी अधिक होता है। थाला विधि, थाला विधि का सामान्यतः प्रयोग हम बगीचों में करते हैं। तो आइए लिखते चलते हैं, सामान्यतः बगीचों में प्रयोग। सामान्यतः इसका प्रयोग हम बगीचों में करते हैं। इसमें करते क्या है, जो हमारे पौधे की जड़ होती है, सपोज करिए हमारा पौधा है, इसकी जो ये जड़ है, जड़ के चारों तरफ हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जड़ के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते हैं। तो यानी कि जड़ के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाते हैं। थाला विधि में बेसिकली इतना ही है कि इसका सामान्यतः प्रयोग बगीचों में किया जाता है। जड़ के चारों तरफ हम मिट्टी, इसमें रिंग मेथड यानी कि अंगूठी विधि, अंगूठी विधि के साथ साथ इसको सुंदरी विधि भी कहते हैं। इसको हम सुंदरी विधि भी कहते हैं। ये जो विधि हमारी होती है ये थाला विधि का ही थोड़ा और विकसित रूप है। थाला विधि के समान ही इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें अंगूठी नुमा बड़े बड़े थाले बनाए जाते हैं। अंगूठी नुमा बड़े बड़े थाले बनाते हैं जिनके बीच में हम पौधों को लगाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त रूप में पानी मिलता रहता है और हमारे पौधे नष्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई वायरस या कोई संक्रमण पानी में बहकर आता भी है तो वह मिट्टी पर ही चिपक जाता है, हमारे पौधे की जड़ों में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन की बीमारी बच जाती है। अब बात करें अधोसतही सिंचाई के ऊपर।
पृष्ठीय सिंचाई। देखिए यह सिंचाई जो है सामान्य तौर पर इसका प्रयोग हम कैसी प्रकार की भूमि में करते हैं, जो चिकनी भूमि ना हो, क्योंकि चिकनी भूमि में यह कार्य नहीं करती है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे चिकनी मृदा में अनुपयोगी। चिकनी मृदा में इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि चिकनी मृदा में जो मृदा के कण होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, जिस कारण हम इसको पाइपों को बिछाने में भी दिक्कत होती है, और भी कई कारण हैं। साथ ही क्या है, बाष्पीकरण इसमें जल का नहीं हो पाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें जल का बाष्पीकरण नहीं होता। इसमें जल का बाष्पीकरण नहीं होता। तो ये तो हमारी अधोसतही सिंचाई हो गई। अब इसमें हम बात करेंगे हमारी जो पहली विधि थी, यानी कि बौछारी विधि के ऊपर। देखिए बौछारी विधि में जो हम प्रयोग करते हैं ये उन जगहों पर प्रयोग की जाती है जहाँ की भूमि रेतीली हो या जहाँ पर मृदा कटाव अधिक होता है, क्योंकि उन क्षेत्र में अगर हम जल को आप्लावक रूप से या बाढ़कृत रूप से या किसी अन्य मेथड से देंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे मृदा का कटाव और अधिक हो जाएगा। तो उस प्रकार की भूमि में, जैसे रेतीली भूमि है, तो रेतीली भूमि में अगर हम जल को देते हैं तो जल का सारा अवशोषण हो जाता है, जल अन्य पौधों को नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बौछारी विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग नोजल के माध्यम से जल को बौछार के रूप में पौधों तक प्रदान करते हैं। यह एक अधोसतही सिंचाई का प्रकार है और इससे जल की बात करें तो इससे जल की 20 से 25% जल का इसमें बचत हो जाती है। किस प्रकार से, जब हम बौछार के रूप में जल देते हैं तो हमारे 20 से 25% जल की बचत हो जाती है और सभी पौधों को जल सामान्य रूप से समान वितरण के साथ प्राप्त हो जाता है। इसकी अगर और हम बात करें तो 20 से 25% जल की बचत के साथ साथ इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ जल, इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें हम नोजल के माध्यम से जल को देते हैं। तो यदि हमारा जल गंदा होगा या दूषित होगा तो हमारे नोजल में उस गंदगी के कण फंस जाएंगे, जिससे कि हमारा नोजल बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए हम स्वच्छ जल का ही प्रयोग करते हैं। टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन। तो इस विधि की अगर समानता आपसे कोई पूछता है कि टपक सिंचाई की खोज किसने की, तो आप उसको बताएंगे कि टपक सिंचाई की जो खोज की है वो करी है सिमचा ब्लास ने। किसने करी है? सिमचा ब्लास ने। कब करी है? इन 1934 में इसका विकास हुआ। विकास कहाँ हुआ? तो इजराइल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टपक सिंचाई का यानी कि ड्रिप इरिगेशन का विकास कहाँ हुआ? तो इजराइल में इसका विकास हुआ। अगला पॉइंट बात करें तो टपक सिंचाई के लिए इसके लिए हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक अगर नहीं होंगे तो वह इस सिंचाई का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगली बात करें, इसमें जल की 80 से 85% बचत होती है। ठीक है ना, इसमें जल की 80 से 85% तक बचत होती है। तो जब इससे 80 से 25% जल की बचत होती है तो जल उपयोग क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। इसकी जल उपयोग क्षमता भी कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। जब जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होगी, अधिकांश जल की बचत हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई की सबसे अच्छी प्राथमिक विधि अगर कोई है तो क्या है? टपक सिंचाई है। अगली बात, इसमें जल जो है सीधे जड़ क्षेत्र में ही पौधों को प्रदान कर दिया जाता है, तो जिस कारण अधिकांश जल की बचत होती है। आज हमारे सिंचाई का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आज से सिंचाई की वीडियो नहीं डालेंगे। अब हम इस पे किसी अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो डालेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और 11th या 12th में आप हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।